मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ सकता है, तो शायद आपको आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आपको जापान से निकाल भी सकते हैं। शोर शराबा मत करो, अगर उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो फिर पुलिस भी घर पे आ सकती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ दिखी, आपका वीज़ा सीधा कैंसिल कर देंगे, वो एक्सटेंड नहीं करेंगे और आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। आप में से काफ़ी लोग जापान में जॉब करने के लिए आना चाहते हो, पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो और आपका ड्रीम कंट्री है जापान, आप जापान में करियर बनाना चाहते हो, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जापान में आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि आपको यहाँ पर आके नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि इंडियन के थ्रू हुए हैं और उसके चलते मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आके वो गलती करो और इंडियंस का नाम यहाँ पर खराब हो या फिर आपके जो चांसेस है यहाँ पर जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए, वो कम हो। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, नॉट एग्जैक्टली इंसिडेंट बट लाइक एक इन्फ्लुएंसर है, जस्ट कुछ वीक पहले या मंथ्स पहले जापान में आया है। अब होता ऐसे ना कि जो जापान में आ रहा है वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बताते हैं और जापान के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इट्स अ गुड थिंग। जो भी जापान में आता है तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें ताकि आप लोग जो आना चाहते हैं जापान में उनको हेल्प हो। बट उसमें एक लाइन होती है, वो लाइन को अगर आप क्रॉस कर देते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो एक इंस्टाग्राम पे बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं कुछ बताऊंगा कौन है क्या है, शायद आपने उनके वीडियो वगैरह कुछ देखे होंगे। आई थिंक रिसेंटली जस्ट आया है वो बंदा और उसने आते ही कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड वीडियो बनाए थे कि जापान में इतना सैलरी होता है, ऐसा लाइफ है, एवरीथिंग डिटेल में बताया था। चलो ठीक है, बता दिया। बट उसने जो फुटेज लिए थे वो फुटेज उसने ऑफिस में लिए थे, उसके कलीग्स के फेस दिखाए, ऑफिस में बैठ के उसने वीडियो पूरा शूट किया। तो ये अलाउ नहीं है जापान में। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और ऐसे कंटेंट शूट कर रहे हो वो भी ऑफिस में, ठीक है, या बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो वो बंदे ने वीडियो बनाया, पूरा जापान का इन्फॉर्मेशन उसमें बताया, उसने सैलरी इतनी होती है, मेरी सैलरी इतनी है, ऐसे ऐसे खर्चे है, एवरीथिंग डिटेल में बताया। वायरल हो गया वीडियो क्योंकि उसकी जितनी सैलरी थी एज कम्पेयर टू इंडिया, या फिर जो लोग वीडियो देख रहे थे उनको लगा वो सैलरी कम है, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहा है एवरीथिंग। तो वो जो कंटेंट था वो वायरल हो गया इंडिया में। तो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल ने बताना चालू कर दिया कि यार जापान में इतना काम करवाते हैं बट सैलरी कम देते हैं और कैसे सर्वाइव करोगे। तो ऐसा वो वीडियो टॉपिक था, वो वायरल हो गया। सब न्यूज़ चैनल थे, जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल बड़े भी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे उसको रीशेयर करना चालू किया। तो ऐसा करते करते वो वीडियो पहुंचा वो ऑफिस में, जो मैनेजर था उसका वहां तक पहुंचा। ठीक है, पहुंचा तो वो बंदे को वो वीडियो डिलीट करवाने लगा। तो उसको एक्चुअली जो रूम में बुलाया, ऑफिस रूम में, मीटिंग रूम में, उससे वो वीडियो उसके सामने डिलीट करवाया एंड सबको सॉरी बोलने लगा। एक्चुअली ये बात उसी ने ही नेक्स्ट वीडियो में बताई है उसके कि मुझसे ऐसा ऐसा हुआ और मुझे रूम में बुला के सॉरी बुलवाया। अच्छी बात यह है कि उसको जॉब से नहीं निकाला है। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो जॉब से भी निकाल सकते हैं आपको यहाँ पे। तो अगर आप कंटेंट बना रहे हो, बनाओ, इंफॉर्मेशन दो जापान की, बट आप ऑफिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या ऑफिस इन्वायरमेंट में आप बैठ के, चलो ठीक है, आप सामने फ़ोन रख के अपने आप को शूट कर रहे हो, बस उतना ठीक है, बट ऑफिस इन्वायरमेंट वगैरह, ऑफिस के लोग वगैरह जो होते हैं, ट्राई करो जितना अवॉइड हो सके। ठीक है, कभी कभी ठीक है, नोमी खाई जा रहे हो, हाय हेलो खामपाई चीयर, तो थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हो, इट्स ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑफिस से रिलेटेड नहीं सोशल मीडिया पे शेयर करना है। ये टर्म कंडीशन, अनसेड टर्म कंडीशन होती है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो आपको ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट बना रहे हो, चलो ठीक है, छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर आप अर्न कर रहे हो, यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, तो आपको ऑफिस में मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप यूट्यूब कर रहे हो, क्योंकि इट्स लाइक अ पार्ट टाइम जॉब। तो उसमें आप कितने घंटे दे रहे हो, कितना काम एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो भी आपको मेंशन करना होता है। जिससे आपके मैनेजर से वगैरह एचआर से बात करो, एक फॉर्म वगैरह होता है, कंसेंट फॉर्म होता है, और उसमें ये भी होता है कि आप कंटेंट क्रिएशन में ऑफिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करोगे। आपको एक ओथ सर्टिफिकेट साइन करना होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एज ए इंडियन अगर आप जापान में आ रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अगर नहीं रहोगे तो शायद आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आपको जापान से निकाल भी सकते हैं। तो जापानीज गवर्नमेंट जो फॉरेनर्स है उनके लिए वीज़ा रूल्स अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रही है। तो अगर आपका डेडलाइन पास में आ रहा है वीज़ा रिन्यूअल का, वो आपको मिस नहीं करना है। काफ़ी लोग भूल जाते हैं या फिर डेडलाइन पास आते आते उसको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीना लगता है रिन्यू होने के लिए। अगर आप डेडलाइन के बहुत पहले जा रहे हो तो आपका वीज़ा रिन्यूअल भी कैंसिल हो सकता है। काफ़ी लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और साथ में उनको परमिशन मिलती है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, बट वो होती है 28 आवर्स पर वीक, यानी आप वीक में बस 28 घंटे ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो, और एक ही पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो अगर आप इसके ऊपर जाके
ज़्यादा टाइम कर रहे हो, इलीगली बोल रहा हूँ मैं, 40 घंटे 30 घंटे 50 घंटे ऐसे अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में 2-2 3-3 पार्ट टाइम जॉब और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए घंटे आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो आप अगर पकड़े गए, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और आप पता चल गया कि आप ऐसा कर रहे हो, तो आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है यहाँ पर वो भी कैंसिल हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा, ज़रूर होगा। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं बोलूँगा 28 घंटे का अगर रूल है उसी को आपको फॉलो करना है। काफ़ी लोग अनरजिस्टर्ड पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं यहाँ पर, फॉरेनर्स, बहुत अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं, वो थोड़ा पैसे कमाने के लिए अनरजिस्टर्ड पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, जहाँ पर डायरेक्टली कैश देते हैं, है ना, यानी अकाउंट में पैसे नहीं आते आपके, डायरेक्ट कैश दे देते ताकि वो पता ना चले कि कितने घंटे काम किए हैं। बट अब जापान में गवर्नमेंट चेंज हुई है और वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल ला रही है वीज़ा से रिलेटेड और यहाँ पे स्टे से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका करियर यहाँ पे ओके है रहे, कोई दिक्कत ना हो आपके वीज़ा में और ए वीज़ा एक्सटेंशन में भी, क्योंकि जब वीज़ा एक्सटेंड होता है तो वो सब डिटेल में चेक कर दे आपका पास्ट पूरा, तो अगर वो चाहते हो ओके रहे तो आप इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी मत करिएगा। नॉइस कंप्लेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है। जापानीज लोगों को पीस पसंद है, बट एज अ इंडियन हमको थोड़ा शोर शराबा, नॉइस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी जैसे इंडिया में हमारा होली फेस्टिवल हो गया या फिर गणपति फेस्टिवल हो गया, दिवाली हो गया, उसमें हमको थोड़ा अच्छा लगता है कि हम ग्रुप में इसको सेलिब्रेट करें। बट अब जापानीज लोगों को पीस पसंद है, पीस और क्लीनिनेस, ये तो जापानी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर वही रूल सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। अभी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊँ, पिछले कुछ साल के होली और दिवाली यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर आपको अगर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो आपको पार्क में से पहले परमिशन लेना पड़ता है कि हम यहाँ पे दिवाली मनाने वाले हैं या फिर होली मनाने वाले हैं, तो वो रूल फॉलो करने होते हैं यहाँ पे कि होने के बाद में आपको क्लीन करना है। जैसे होली होने के बाद में आपको क्लीन करना है उसको, और वो पार्क है उसमें ब्लू कलर का एक मैट होता है, पूरे ग्राउंड पे डालना होता है और उसके ऊपर आप होली खेलो और सब होने के बाद में उसको उठा लो, यानी वो पार्क गंदा ना हो और आसपास भी गंदगी नहीं करना है वगैरह वगैरह वगैरह। बट पिछले 2-3 साल से यहाँ पे एक बड़ा पार्क है, वहाँ पे होली हुआ करती थी, बट वो ये कि लोग आते थे उसको गंदा करते थे, बहुत गंदा कर दिया उसको, तो उसके नेक्स्ट ईयर वहाँ पे परमिशन ही नहीं मिला, फिर किसी और पार्क में परमिशन मिला, छोटे वाले पार्क में। तो ऐसा होता है यहाँ पे। दिवाली भी मनाते हैं, तो मैं गया था 2 साल पहले एक लोकेशन पे गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस आ गई थी, 8 बजे का टाइमिंग था खत्म होने का और लोग स्टिल फोड़ ही रहे थे फटाके, और फोड़ के ऐसे पार्क में फेंक दिए उन्होंने साइड में। पुलिस आई, साइकिल पे पोलाइटली आई और प्यार से सबको जा जाके बोला कि टाइम हो गया, अभी जाना है घर पे, बोल के जाओ, ऐसा बोल के उन्होंने पोलाइटली सबको रिक्वेस्ट किया जाने के लिए। तो जो लोग अभी आएंगे जापान में, उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर आ रहे हो तो बस इस टाइप के फेस्टिवल आप करो, अटेंड करो, बट वही कि थोड़ा क्लीन रखो अपनी तरफ से, अपने साइड से आप ट्राई करो जितना हो सके क्लीन चीज़ें यहाँ पे रखो। और घर में भी जैसे अगर आप किसी दोस्तों को बुला रहे हो, ग्रुप आ रहे हैं आपके 4-5 दोस्त, आप पार्टी वार्टी कर रहे हो, घर पे म्यूजिक वगैरह लगा रहे हो, घर में टीवी जोर से बजा रहे हो, वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। आप ज़्यादा नॉइस कर रहे हो, बार बार नॉइस कर रहे हो, फर्स्ट 1-2 बार करोगे तो अवॉइड करेंगे, बट आप बार बार वो चीज़ रिपीट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीधे घर में आके वो बोल दे, या फिर सोसाइटी का ओनर है उसको बोले, तो वो आपके लेटर बॉक्स में एनवलप डाल देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, शोर शराबा मत करो। अगर उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो तो फिर पुलिस भी घर पे आ सकती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सोसाइटी में, घर में भी आपको ज़्यादा नॉइस नहीं करना है। गार्बेज का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है जापान में। आपको गार्बेज कैलेंडर होता है और उस कैलेंडर के दिन जो कचरा है वही आपको जाके फेंकना पड़ेगा। जैसे समझ लो आज वेट कचरा है या फिर आज प्लास्टिक है, कार्डबोर्ड है, अलग अलग दिन होते हैं इसके, और आपको वो सेग्रेगेट करके वो कचरा वहाँ पे एक रात पहले या फिर सुबह जब वो गाड़ी आती है उसके पहले जाके रखना होता है। अगर आप गलत कचरा रख रहे हो तो वो नोटिस लगा देंगे उसके ऊपर, और नोटिस लगाने के बाद में अगर स्टिल आप वहाँ रख रहे हो, ठीक है 1-2 बार गलती से रख दिया कोई बात नहीं, बार बार रखोगे तो, और पता चल गया कि आप हो, यहाँ पर एक नया रूल निकला है, एक प्रीफेक्चर है, मैं नाम भूल गया उसका, बट मैंने न्यूज़ देखा था जहाँ पर फॉरेनर लोग बहुत तो रूल फॉलो नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा जो लोग रूल फॉलो नहीं करेंगे ना उनका सीधा वेबसाइट पे नाम आ जाएगा कि ये लोगों ने यहाँ पर गलत दिन कचरा फेंका है। तो जिन लोगों ने फेंका है वो फाइंड करेंगे, और पता नहीं कैसे फाइंड करेंगे, कचरा खोल के देखेंगे उसमें या क्या, कैसे कैमरे से देखेंगे, बट वो नाम पता करके वो बंदे का नाम या फैमिली का नाम वो वेबसाइट पे डालेंगे, उनके गवर्नमेंट वेबसाइट पे, कि ये बंदे ने इस दिन ये कचरा यहाँ पे डाला है, तो ताकि उसका नाम खराब हो और वो अगली बार से गलती ना करे। तो धीरे धीरे शायद हो सकता है ये हर सोसाइटी में, हर प्रीफेक्चर में, वार्ड में ये रूल आने वाले कुछ साल में हो सकता है। तो आपको कचरा फेंकने का भी यहाँ पे रूल काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। रेसिडेंस कार्ड को हमेशा कैरी करना है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, पढ़ाई या जॉब कर रहे हो, तो आपको रेसिडेंस कार्ड हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि पुलिस आते जाते कभी भी आपको पूछ सकती है आपका रेसिडेंस कार्ड, आपका प्रूफ कि आप यहाँ पे रह रहे हो, क्या प्रूफ है उसका। अगर आप एज ए ट्रैवलर आ रहे हो तो आपको पासपोर्ट
पासपोर्ट यहाँ पे हमेशा रखना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है, ज़ायरो कार्ड जो होता है, रेसिडेंस कार्ड, वो नहीं है, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ कर सकती है। कभी कभी अगर पूछताछ में और भी वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकती है आपके साथ में। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए आ रहे हो और आपको वो ज़ायरो कार्ड होता है, सबके पास होता है वो रेसिडेंस का, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे जापान का वो ज़ायरो कार्ड होता है, आपको हमेशा अपने साथ में रखता है। मेरे साथ में हुआ था, 1-2 बार ऐसे हुआ है। मैं पहले इताबाशी कू में रहता था, मेरा पुराने घर में, जब मैं आया था जापान में, तो मैं ऑफिस से नोमी खाई करके आई थिंक 12:30-1 बज रहे थे वो टाइम पे, और मैं घर पे आ रहा था। 15 मिनट लगते थे मुझे वॉक करके स्टेशन से घर पे आने के लिए। तो साइकिल पे 2 पुलिस आ रहे थे, आके उन्होंने मुझे रोका और मुझे मेरा कार्ड मांगा। तो फाइनली मेरे पास वो कार्ड था, थैंक गॉड। तो वॉलेट में मैं हमेशा रखता हूँ मेरे कार्ड, कभी कभी वॉलेट भी घर पे भूल जाता हूँ मैं, बट उस टाइम पे मेरे पास में वॉलेट था। मैंने उनको कार्ड दिया, उन्होंने चेक किया, पूरा चेक किया उन्होंने, और उन्होंने एयरपोर्ट पे भी कॉल किया कि ये एक बार नंबर वगैरह चेक करो, सब ओके था। उन्होंने मुझे कार्ड दिया और मुझे झुक के एकदम मोशी वाक्य गोजाइमासेन, यानी सॉरी बोला कि हमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया बोल के। बट मैंने उनको वही पूछा कि आपने चेक तो किया, बट कॉल करके कहाँ, यानी जस्ट मेरे क्यूरियोसिटी से मैंने उनको पूछा कि आपने किधर कॉल किया, क्या पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये एरिया में कुछ लोग इलीगली रह रहे हैं, उनका जो वीज़ा है पास वो ख़त्म हो गया, उनका स्टे का टाइम ख़त्म हो गया, और स्टिल वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस वार्ड में, एरिया में, सिटी में, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको कि वो मिल जाता है। तो इसलिए वो गली गली में जो भी फॉरेनर्स दिख रहे हैं उनका ज़ायरो कार्ड जाके चेक करते हैं। यहाँ पर भी मेरे घर के पास में जो स्टेशन है वहाँ पर भी हमेशा पुलिस रहते हैं। उनको जिस पे भी शक हुआ जाके सीधा उनका कार्ड मांगते हो, अगर कार्ड नहीं है तो फिर उनको शक होता है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप जापान में ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आप स्टोर में भी जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि अपने साथ में ज़ायरो कार्ड रखो। और अगले साल से एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल आ रहा है, अगर आपको आपका वीज़ा रिन्यूअल करवाना है तो आपका जो पेंशन और आपके जो टैक्सेस है वो आपको अच्छे से, लास्ट 2-3 साल के जो टैक्सेस है वो आपको अच्छे से फील करने पड़ेंगे। अब आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी कंपनी हेल्प करती है आपको ये सब भरने के लिए, पेंशन और टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। बट अगर आप की कंपनी ये नहीं कर रही और आपको भरना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि जो टाइम है, जो डेडलाइन है, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका पेंशन, आपका जो टैक्स वगैरह है वो प्रॉपरली भरो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और जब आप वीज़ा रिन्यूअल करवाओगे तो ये वो चेक करते हैं पिछले 3 साल में आपने कैसे भरा है, कुछ मिस हुआ है क्या। अगर इसमें कुछ गड़बड़ दिखी, आपका वीज़ा सीधा कैंसिल कर देंगे, वो एक्सटेंड नहीं करेंगे और आपको वापस इंडिया जाना पड़ सकता है। ये तो कुछ मैंने बेसिक्स आपको रूल्स वगैरह बताए थे कि जो कि आप आओगे जापान में तो आपको पता होना चाहिए, और ये काफ़ी बेसिक्स रूल है। ये तो हम कोई भी कंट्री में जाओ ये हमको फॉलो करना ही पड़ता है। बट अभी रिसेंटली काफ़ी 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ वीडियोस वगैरह, न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ मैं, काफ़ी लोग यहाँ पर इंडियंस के बारे में स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ जो कि रूल तोड़ते हैं और नोटिस में आते हैं। और मैं नहीं चाहता कि जापानीज़ लोग, क्योंकि यहाँ पे जापान में इंडियंस की बहुत अच्छी इमेज है। अगर आप बोलोगे इंडिया से हो तो वो आता माँ का ई बोलते हैं, यानी इंडियन लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, मेंटली, मैथमेटिक्स अच्छा है उनका, कोडिंग अच्छा है, ऐसा वो मानते हैं। और एज एक इमेज भी बहुत अच्छा है। अगर आप यूएस यूरोप में चले जाओ, वहाँ पे इंडियंस को बिल्कुल भी कोई भाव नहीं देता, या फिर वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंडियंस भरे पड़े हैं और दे डोंट वांट मोर इंडियंस। जापान में दे वांट, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक जो हमारी इमेज यहाँ पर बनी हुई है अच्छी वाली, क्योंकि इंडियन कल्चर भी इनको, जापानीज लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो फूड होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी जो जापानीज लोग जाके खाते हैं। करी नान हो गया, हमारा इंडियन फूड यहाँ पे थोड़ा टेस्ट अलग होता है, बट उनको इंडियन फूड अच्छा लगता है खाने के लिए। तो अच्छा इमेज बना हुआ है इंडिया का जापान में फिलहाल। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा कुछ गड़बड़ करे और उसके चलते जो इतना अच्छा इमेज बना हुआ है इंडियंस का यहाँ पर वो ख़राब हो। तो आप बहुत केयरफुली यहाँ पे रहो, अच्छे से रहो, अच्छा पढ़ाई करो, जॉब करो, अच्छे पैसे कमाओ। बट वो ये कि आप किसी और के लिए तकलीफ़ पैदा मत करो, है ना। अगर जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो आप यहाँ पे आके कुछ ऐसा गड़बड़ा मत कर दो कि जो यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं इंडियंस या फिर जो आना चाहते हैं उनके लिए आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप क्या सोचते हो इसके बारे में आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।